औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा हिब्बा के बारे में कि अक्सर हमने देखा है कि हिब्बा टूट जाता है। जब भी उसको अदालत में चैलेंज किया जाता है तो वो टूट जाता है। तो उसकी क्या रीज़न्स होती हैं कि किस वजह से वो हिब्बा टूट जाता है, और ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर जो हिब्बा करते वक्त हमें इख्तियार करनी चाहिए ताकि हिब्बा बाद में ना टूटे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले सवाल ये पैदा होता है कि हिब्बा होता क्या है। जब भी कोई आदमी बग़ैर किसी मुआवजे के, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बग़ैर किसी कीमत के अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे आदमी को देता है तो ये हिब्बा कहलाता है, और इंग्लिश में इसे गिफ्ट कहते हैं। ये जो गिफ्ट होता है ये किसी आम आदमी को भी किया जा सकता है, चाहे वो रिलेटिव है या नहीं है, कोई दोस्त है, कोई अजनबी को भी हिब्बा किया जा सकता है, और औलाद को भी हिब्बा किया जा सकता है। चाहे औलाद हो या कोई अजनबी हो, कोई दोस्त रिश्तेदार हो, कोई भी आदमी हो, तो हिब्बा किसी भी शख्स को किया जा सकता है। इस पर कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि जिस आदमी की चीज़ होती है वो अपनी चीज़ किसी भी दूसरे आदमी को जब चाहे वो अपने अगर होश व हवास में है तो वो दे सकता है। लिहाजा हिब्बा के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वारसान ही हों, वो किसी भी आदमी को किया जा सकता है। वो हिब्बा के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 लवाज़मात हैं जिनका पूरा किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इन 3 इंग्रेडिएंट में से कोई एक भी मिस हो तो वो हिब्बा काबिल तनसीख है, वो कैंसिल हो जाता है, और बड़े आराम से जब अदालत में जाता है कोई दूसरी पार्टी जो अफेक्टेड पार्टी है वो चैलेंज करती है तो अदालत इसको कैंसिल कर देती है। वो 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? नंबर 1 है ऑफ़र, कि जिस आदमी की प्रॉपर्टी है वो जिस दूसरे किसी आदमी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो उसे ऑफ़र करेगा कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो पहला इंग्रेडिएंट जो है वो ऑफ़र है, कि जिसकी मलकियत होगी वो प्रॉपर्टी वो दूसरे आदमी को ऑफ़र करेगा कि मैं ये चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ। नंबर 2 है एक्सेप्टेंस। जिस आदमी को ऑफ़र की गई है, जो प्रॉपर्टी का मालिक था, उसने ऑफ़र की कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो ये है कि जिस आदमी को गिफ्ट किए जाने के लिए ऑफ़र की गई है तो वो आदमी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, वो इसको कबूल कर ले। और तीसरे नंबर पर जो इंग्रेडिएंट है वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि जो भी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है, एक आदमी ने, जो मालिक था, उसने ऑफ़र की, जिसको गिफ्ट किया जाना मकसूद था उसने उसको एक्सेप्ट किया कि मैं आपके ये ऑफ़र कबूल कर रहा हूँ, मुझे ये गिफ्ट मंजूर है। दूसरा इंग्रेडिएंट होगा तो फिर तीसरे नंबर पर वो जो प्रॉपर्टी है वो उसका कब्ज़ा भी हवाले किया जाना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिस होगा तो ये हिब्बा अदालत में जब चैलेंज होगा तो इसको कैंसिल अदालत कर देगी। इसलिए जब भी कोई हिब्बा किया जाए तो ये 3 इंग्रेडिएंट देख लें कि इनका पूरा किया जाना ज़रूरी है और ये पूरे किए जा रहे हैं या नहीं। नंबर 1 ऑफ़र, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, और नंबर 3 डिलीवरी ऑफ पोजेशन। यहाँ पर एक और चीज़ काबिल गौर है कि अब ये कैसे साबित होगा कि चलें, डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो एक ऐसी चीज़ है कि फ़र्ज़ किया एक मकान किसी दूसरे आदमी को गिफ्ट किया जाना मकसूद है, तो उसका कब्ज़ा अगर उसके पास है तो इसका मतलब है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो हो चुका है। लेकिन ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कैसे होगा, ये कैसे डिटरमिन होगा कि ऑफ़र की गई है और दूसरे आदमी ने एक्सेप्ट किया है? तो वो इस तरीके से होगा कि अगर तो हिब्बा की कोई एक डीड बनी है और उसको बाकायदा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्टर करवाया गया है, जिसको गिफ्ट डीड कहते हैं, अगर वो डीड बनी है उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्टर करवाया गया है तो आप उसको देखें कि उस पर जो गिफ्ट करने वाला है उसके भी साइन हों। अगर उसके साइन मौजूद हैं तो इसका मतलब है ये उसकी ऑफ़र है। इन सिग्नेचर को उसकी ऑफ़र समझा जाएगा। इसी तरीके से इसी गिफ्ट डीड पर अगर जिस आदमी को ये गिफ्ट किया गया है
उसके सिग्नेचर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है उसने ये ऑफ़र कबूल कर ली है। एक्सेप्टेंस वाला जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो भी पूरा हो रहा है। लेकिन अगर उसने सिग्नेचर यहाँ पर नहीं किए तो इसका मतलब है ये जो एक्सेप्टेंस वाला इंग्रेडिएंट है ये मिसिंग है। ये बाद में जब चैलेंज होगी कोर्ट में तो ये हिब्बा बड़े आराम से टूट जाएगा। इसलिए जो हिब्बा के लिए ये जो एक गिफ्ट डीड तैयार की जाती है तो उस पर जो गिफ्ट करने वाला है और जो जिसको गिफ्ट किया जा रहा है दोनों के सिग्नेचर होना ज़रूरी हैं। यही से उन पता चलेगा कि एक ने ऑफ़र की है और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया है। जबकि डिलीवरी ऑफ पोजेसन का मतलब है कि कब्ज़ा उसको मिल चुका है, वो तो एक सामने वाली चीज़ है, वो इजीली पता चल जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी इसके साथ मैं बताता चलूँ कि अगर एक खामंद अपनी बीवी को गिफ्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए डिलीवरी ऑफ पोजेसन वाला जो इंग्रेडिएंट है ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी एक ही घर में रहते हैं। अगर उसी को वो किया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है बीवी वहाँ ऑलरेडी वहाँ पर ही रिहाइश पजीर है, तो इसका मतलब है कब्ज़ा उसके हवाले किया जा रहा है। तो इसके लिए ये नहीं होगा कि कल खामन चैलेंज कर दे और कहे कि मैंने कब्ज़ा ही नहीं दिया, मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ, तो ये बात यहाँ पर लागू नहीं होगी। इसके लिए ऑफ़र एक्सेप्टेंस ही काफ़ी है। इसके साथ साथ एक तो ये वजह है कि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट हैं इसमें से अक्सर हमने देखा है कि जिस तरह एक रजिस्ट्री करवाई जाती है, जब कोई आदमी मकान या प्लाट वगैरह ख़रीदता है तो उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है, तो जो पुराना मालिक होता है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, उस रजिस्ट्री पर सिर्फ उसके सिग्नेचर होते हैं, जो ख़रीदार होता है उसके सिग्नेचर नहीं होते। तो लोग उसी चीज़ को देखते हुए जब गिफ्ट डीड तैयार करते हैं तो उस पर भी सिर्फ जो गिफ्ट करने वाला है उसके साइन करवाते हैं, लेकिन जो जिसको गिफ्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर सिग्नेचर नहीं होते। तो इस वजह से ये बात याद रखने वाली है कि आपने जब भी गिफ्ट डीड हो तो उस पर दोनों आदमियों के, जो गिफ्ट करने वाला है और जो जिसको गिफ्ट किया जा रहा है, तो दोनों के सिग्नेचर लाजमी करवाने हैं। फिर गिफ्ट करने के भी दो तरीके हैं। एक होता है गिफ्ट डीड, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाई जाती है, एक गिफ्ट डीड बनाई जाती है स्टाम्प पेपर पर, बाकायदा उसके जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी होती है, वो सब कुछ पे करने के बाद स्टाम्प पेपर निकलवाते हैं और फिर उस पर एक गिफ्ट डीड तैयार की जाती है। फिर जिस तरह एक रजिस्ट्री होती है तो पहले नादरा वेरिफिकेशन होती है, दो गवाह जो होते हैं उनकी भी, गिफ्ट करने वाले के भी और जिसको गिफ्ट की जा रही है उसकी भी नादरा वेरिफिकेशन होती है। वहाँ पर उनकी पिक्चर्स बनती हैं और उनके थंब इम्प्रेशन वगैरह वहाँ पर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो पेश होते हैं, वहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि ये गिफ्ट आपने कर दिया है। दूसरे से पूछा जाता है आपने कबूल कर लिया, वो कहते हैं हाँ जी मैंने कर दिया, दूसरा कहता है कबूल कर लिया। फिर वहाँ पर रजिस्टर होता है, वहाँ पर भी उनके साइन और अंगूठा दोनों का लिया जाता है। इसके अलावा उनके साथ जो दो गवाह होते हैं उनका भी वहाँ साइन अंगूठा करवाया जाता है। तो उसके बाद उस पर नंबर लगता है, तो ये एक गिफ्ट डीड तैयार होती है। और दूसरी जो होती है वो है इब्बा नामा ज़ुबानी, ओरल गिफ्ट डीड। ओरल गिफ्ट डीड किस तरह होती है कि डायरेक्ट इंतकाल करवा दिया जाता है, लेकिन ये जो डायरेक्ट इंतकाल करवाया जाता है ये हिब्बा बड़ा आसानी से टूट जाता है, क्योंकि ये ज़ुबानी गिफ्ट डीड इसे कहते हैं। इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता। जो गिफ्ट करता है वो जाके डायरेक्ट पटवारी के पास पेश होके वहाँ पर ही इसका इंतकाल करवा देता है। वहाँ पर भी चलें दो गवाह भी होंगे, जो वहाँ पर गिफ्ट लेने वाला है वो भी, गिफ्ट करने वाला वो भी, दोनों सब मौजूद होंगे। वहाँ पर पटवारी अपने रजिस्टर में उसका जो रपट रोज़नामचा होता है वहाँ पर इनसे साइन अंगूठे करवाएगा, लेकिन इसकी तहरीर कहीं पर नहीं होगी। जिस तरह एक गिफ्ट डीड तैयार होती है तो उसमें एक मुकम्मल डिटेल लिखी होती है, मुकम्मल प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर जो ओरल गिफ्ट डीड होता है उसमें कोई तहरीर वगैरह इस तरह की डिटेल नहीं होती। तो उसके लिए जब सिर्फ डायरेक्ट इंतकाल होता है तो वो बाद में जब कोर्ट में चैलेंज होता है तो ना तो वहाँ पर कोई उसका रिटर्न कोई प्रूफ होता है, कोई तहरीर नहीं होती। इसके अलावा जो आदमी जिसने गिफ्ट किया होता है उसको ये भी साबित करना होता है कि उसने कब, कहाँ, किन लोगों की मौजूदगी में, कौन, ये सारी चीज़ें उसने वहाँ साबित करनी होती हैं, जो कि सारी चीज़ें ये ज़ुबानी हुई होती हैं, तो इनका साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है उसकी निस्बत ये जो ओरल गिफ्ट डीड है ये बड़ी आसानी से कैंसिल हो जाती है। लिहाजा अगर जब भी
हिब्बा करना हो तो आपने गिफ्ट डीड तैयार करवानी है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर करवाना है, और उसके जो इंग्रेडिएंट हैं तीनों, वो जैसे मैंने पहले बताए हैं, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट पूरे करने हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपका हिब्बा आसानी से टूट जाएगा। इसके अलावा जब भी हिब्बा अगर चैलेंज हो तो आपने ये काम करना है कि जो हिब्बा अगर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनी हुई है तो उस पर जो गवाह हैं उनको लाजमन आपने कोर्ट में पेश करना है, सब रजिस्ट्रार को भी पेश करवा देना है, और वहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के जितने वो मतलब मुतलका रिकॉर्ड है उसको भी अदालत में पेश करना है, ताकि आपका साबित हो सके कि ये गिफ्ट वैलिड गिफ्ट डीड है। इसी तरह अगर ओरल गिफ्ट डीड है तो फिर आपने पटवारी को और तहसीलदार वगैरह को वहाँ पर जब कोर्ट में पेश करना है, गवाह भी आपने जो साथ लेकर गए थे तो उनको पेश करवाना है। इनमें से अगर एक भी गवाह वहाँ पर हाज़िर ना हुआ तो आपका जो गिफ्ट डीड है, चाहे ओरल है या रजिस्टर्ड है, तो वो कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो गिफ्ट डीड होती है, ये बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि कोई आदमी मर्ज़ल मौत में है। मर्ज़ल मौत का मतलब कि वो बिल्कुल इस स्टेज पर है कि ये जो मर्ज़ उसको लगा हुआ है, कोई बीमारी ऐसी उसको लगी हुई है कि उसी से उसकी डेथ हो गई, दोबारा वो तंदुरुस्त नहीं हो सका। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर हिब्बा हुआ है तो वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन इसमें जो आदमी इसको चैलेंज करता है उसे साबित करना पड़ेगा कि ये आदमी जो गिफ्ट कर रहा था वो इस हद तक बीमार था कि वो कुछ भी उसे समझ बूझ नहीं थी, तो दूसरे आदमी ने जिसने गिफ्ट करवाया है तो उसने मेलाफाइडली ये गिफ्ट करवा लिया है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे कि जिनकी वजह से हिब्बा टूट जाता है। तो व्यूअर्स, इनको आपने जहन में रखना है, जब भी कोई गिफ्ट डीड तैयार करनी हो तो ये चीज़ें जहन में रख कर करें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका गिफ्ट नहीं टूटेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।